हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए जो प्रतिबंध दिए हैं। ये मेनली यूपी बोर्ड के लिए हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है। उसमें रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंध दिए होते हैं। वो क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको हम आज की वीडियो में देखते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान ला हमारे पास दो इक्वेशन है, दो रैखिक समीकरण है। एक है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें पता है हमारे पास a और b की कुछ वैल्यू हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, यानी संतुष्ट करें। तो इन्हीं वैल्यूज को ढूंढने के लिए हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिनका यूज करना पड़ता है। देखो, जैसे अगर मैं आपको पहले के लिए बताऊं, भाई दो है ये हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है, और इनको ध्यान में रखते हुए हम दोनों लाइन, देखो ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब है हम इनकी हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो एक लाइन हमारी ये जा रही है, ये लाइन हमारी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन हमारी ये जा रही है, ये है हमारी इस इक्वेशन की लाइन। तो हमें पता है, हमें यहाँ पर इनके लिए कॉमन पॉइंट मिल गया। ये इसी को हम यहाँ पर इसका हल भी कह देते हैं। यानी ये जो भी पॉइंट आएगा, लेट ये कुछ भी आए, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, 2, भाई जब यहाँ हम कुछ वैल्यू रखेंगे या कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी, ये कुछ भी आए, यानी जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तब जो हमें मिलते हैं, तो पहला होता है अद्वितीय हल। इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास समीकरण हैं इनके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे यानी जो यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यू निकल के आएंगी वो ही इनको सेटिस्फाई करेंगी। मान लो a1 b1 की सिर्फ कुछ उन्हीं दो वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होंगे और किसी वैल्यू के लिए ये संतुष्ट समीकरण नहीं होगी। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 जब इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के। तो ये हमारी पहला यहाँ पर प्रतिबंध निकल के आता है, और इस प्रतिबंध में क्या होगा कि वे लाइन सिर्फ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसको अद्वितीय हल भी हम कह देते हैं। दूसरी कंडीशन, जब हमारे पास इनके अनंत हल हों। देखो, अनंत हल वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और हम इक्वेशन बनाने की कोशिश, इक्वेशन की जो लाइंस उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें, जैसे ये बना दी मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसी के ऊपर बिल्कुल सेम इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमें बिल्कुल इसी के साथ संपाती कोइंसिडेंट एक और लाइन मिल जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी बिल्कुल सेम, यानी जो पॉइंट्स इसके लिए हैं सेम वो पॉइंट्स इसके। अब आपको यहाँ से बहुत पॉइंट मिल सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट मिल सकते हैं, जिससे ये जो आपकी समीकरण है ये संतुष्ट होगी। देखो, अभी ये हो सकता है चीज कुछ कल समझ में आ रही हो, अभी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास ये a1 अपॉन b1, सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होगा b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। यानी ये तीनों ही रेशो हमारे आपस में इक्वल होंगे। ये दूसरी कंडीशन होती है। इन दोनों को मिलाकर हम एक चीज और बोलते हैं कि ये समीकरण के संगत हल कहलाते हैं। ऐसे हल कहलाते हैं, यानी जब हमसे क्वेश्चन में कहेगा ना कि समीकरण के संगत हल ज्ञात कीजिए, तो संगत हल ज्ञात करने का मतलब हमें या तो उसके अद्वितीय हल निकालने हैं या अनंत हल निकालने हैं। इसी के बाद एक कंडीशन आती है कि जब हमें समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल नहीं। इसकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा क्या होता है कि ये y अक्ष, ये x अक्ष, इस कंडीशन में दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से ये
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलने का, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। अगर एक कंडीशन ये बनती है, इसके लिए क्या बनेगी कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, रैखिक समीकरण ऐसी बन रही हैं, तब उनका कोई हल नहीं होगा। वो कैसे होंगे, इसको कोई हल नहीं आता तो इसको हम बोलते हैं असंगत हल। देखो आज की जो हमारी क्लास है ना, इसको मैंने मेनली यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ही बनाने की कोशिश की है, टर्म्स भी मैं वैसे ही यूज कर रहा हूँ। तो समीकरणों को हल करने के लिए प्रतिबंध आपको याद होनी चाहिए, ये वाला, ये और ये, इन्हीं के साथ हम इनको करने की कोशिश करते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। देखो इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको कंडीशंस थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 17, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 13। पहले तो आप इन्हें उन फॉर्म में लिख दो जैसे हम उनको कंपैरिजन कर पाए इनका। देखो 2x माइनस 3y और ये प्लस 17 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से 4x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन इसको 1 बना लो और इक्वेशन इसको 2 बना लो। अब देखो समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब आप देखो इनकी तुलना कर लो। देखो a1x, यहाँ पहले समीकरण में x के इक्वल में क्या है, सॉरी x के मल्टीपल में क्या है, गुणांक में क्या है 2, यहाँ x के गुणांक में क्या है a1, तो यानी a1 की वैल्यू 2। इसी तरीके से b1 की वैल्यू, यहाँ y के मल्टीपल में क्या है b1, यहाँ y के मल्टीपल में क्या है 3, लेकिन माइनस का 3 क्योंकि कंपैरिजन प्लस से हो रहा है। और c1 की वैल्यू इसी तरीके से क्या जाएगी, माइनस 17। अब a2 4, b2, देखो यहाँ b2 जो है वो y के मल्टीपल में है, y का गुणांक है, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं 1। इसी तरीके से c2 माइनस के 13। अब देखो आप इस क्वेश्चन को इधर हमें चेक करना है कि इसके अद्वितीय हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो पहले देखो हम चेक करते हैं 2/4, भाई ये तो चेक करना ही है, a1/a2 तो करना ही है। क्या ये b1/b2 के इक्वल है, -3/1 के इक्वल आएगा, नहीं। देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 1/2 है, ये इक्वल नहीं होगा -3/1 के, यानी 1/2 बराबर नहीं है किसके, -3 के। तो पहली कंडीशन आ गई, इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अगर ये कंडीशन है, अतः दी गई निकाय का अद्वितीय हल होगा। ऐसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अगर ऐसी कंडीशन है कि दी गई निकाय का अद्वितीय हल है, तो इसके हल ज्ञात भी कर लो। देखो इसको यहां से बंद कर देते हैं। हमें क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 17। पहली इक्वेशन हमें सही दी हुई है। अगर हम दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -3y और ये +3y इक्वल हो जाएंगे। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 4 3 जा 12x प्लस 3y इक्वल्स टू 39। क्यों किया, अब आप अगर इन्हें ऐड करोगे तो y की टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये विलोपन विधि है। देखो ऐड कर लो इन्हें, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, ये खत्म, और ये कितना हो जाएगा, देखो 7 9 6 कैरी 1 1 2 3 5, कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो,
2 इंटू 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 17, माइनस 3y इक्वल्स टू 17, 2 4 जा 8, इधर आके माइनस हो जाएंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। कितनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब देखो पुट करके देख लो किसी एक में सही है या नहीं है। देखो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -3, 2 4 जा 8 और प्लस 9 17 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर भी यहाँ पर क्या वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो आपको ना आंसर सिर्फ उसी में फाइंड करना है जब उसके कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो आपको ये आगे आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि चेक करना है या नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को देख लो, इसे भी पहले फॉर्म में सही से लिख लेते हैं। 5x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6/5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो कंपैरिजन करेंगे तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाली सारी टर्म 1 1 की होंगी। a1 की वैल्यू 5, b1 की 2, c1 की -16, ऐसी a2 की 3, b2 की 6/5 पूरी लिख लो, c2 की -2। अब देखो चेक करो 5/3 इक्वल्स टू 2/6/5। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5/3, 5 2 जा 10/6, और ये इसे 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, यानी 5/3 तो इक्वल हो गया। इसका मतलब a1/a2 तो इक्वल हो गया b1/b2 के। अब c1/c2 भी रख के देख लो, देखो -16/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये किस तरीके से आएगा, देखो 5/3 इक्वल्स टू 5/3 और इक्वल्स टू 8, तो ये बराबर इसके नहीं आया। तो ये कंडीशन हमारी है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया, a1/a2 ये तो इक्वल था b1/b2 के, पर ये इक्वल नहीं था किसके, c1/c2 के। तो यहाँ क्या होगा इसके, इसके हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यानी बिना ग्राफ बनाए भी चेक कर सकते हैं कोई हल होगा या नहीं होगा। देखो 5/3 तो ये था, अब b1/b2, 2/6/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 2 जा 10। अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखो ये दो टर्म्स तो बराबर होगी नहीं हो गई। अब हमें अगली टर्म चेक करनी है c1/c2, वो बराबर नहीं आई, तो इस कंडीशन में हमारा ऐसे हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, a1/a2। अब देखो ये a1, ये इसके जो इंटू में होगा वो v1, और इसको साइन चेंज करके लिख लो, मान लो ये -c1 है क्योंकि ये उधर है ना, हमें इधर लाते तो वैसे, चलो इसे एक काम करते हैं, इनको लिख ही लेते हैं। 3x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 2y -4 इक्वल्स टू 0, a1 3, a2 6, b1 1 कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, b2 2, c1 -2, c2 -4। अब देखो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2, ये b1/b2, ये 1/2 आने हैं, ये -2/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखो 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो तीनों रेशो जब बराबर हैं तो अतः दिए गए निकाय के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। बस सिर्फ हमें अद्वितीय हल की कंडीशन में ही अपना पूरा आंसर निकालना है, बाकी किसी कंडीशन में आपको अपना पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ तीनों इक्वल हो गए, अनंत हल होंगे, यहाँ कोई हल होगा ही नहीं, सिर्फ इसी कंडीशन में हमें अपना आंसर निकालना है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको कहाँ से रखूँ, चलो यहाँ से रफ कर देते हैं। देखो ये है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 3। आप इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हो, कैसे, 3 2 का एलसीएम ले लेते हैं 6,
तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हमें सीधी दी हुई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना बना के 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये a1, ये b1, ये c1, इसी तरीके से इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, a1, ये b1, सॉरी ये a2, ये b2 और ये c2। अब देखो चेक करने का तरीका, a1 अपॉन a2, तो देखो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 2, भाई b1 अपॉन b2 होता ना। अब देखो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता भाई, 2 अपॉन 1 तो 2 ही हो गया, और ये बराबर नहीं होगा 3 अपॉन माइनस 2। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब जो हमारी समीकरण निकाय है इसके कैसे हल निकल के आएंगे, इसके अद्वितीय हल निकल के आएंगे। जब अद्वितीय हल निकल के आएंगे तो फिर हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और क्या है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन ही तो थी। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ये 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसी तरीके से लिखते हैं इक्वल्स टू 18 और इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि अब सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के लिए इसी पैटर्न पे हमारी होंगी तो हम सुटेबली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये हो जाएगी, ऊपर वाली तो ऐसे लिख दो, इक्वेशन 1 तो ऐसे लिख दो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। पहली वाली इक्वेशन तो एज इट इज लिख दी। अब दूसरी वाली में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसे सही करके लिख लेते हैं, 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस का 4। अब क्या करते हैं, देखो सेम साइन है, जब एक जैसे साइन एक जैसे चिन्ह हो तो घटाते हैं, माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, 2x से 2x कैंसिल आउट, 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 8 और 18 4 कितना हो जाएगा 22, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 अपॉन 7। ये कुछ शायद गड़बड़ होगी, चलो अगर हुई होगी तो भी चेक करते हैं। y की वैल्यू 22 अपॉन 7 आ गई, इसको यहाँ पुट करके देख लेते हैं इस इक्वेशन में, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू आ गई हमारी 22 अपॉन 7 इक्वल्स टू 18, 2x इक्वल्स टू देखो 18 माइनस ये हो जाएगा 66 अपॉन 7, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो हाँ 7 8 जा 56 कैरी 5 7 7 126 माइनस 66 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसमें से 6 में 6 और ये जाएगा 60 अपॉन 7, इससे से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 अपॉन 7। तो x और y की हमारी ये दो वैल्यू आएंगी, चेक करते हैं ये सही है या गलत है। ये हमने कहीं इसमें गलती कर दी, ये वैल्यू हमारी सही नहीं आ रही, इनको फिर से चेक करते हैं एक बार। हमने इसको किया 2x प्लस 3y 2 या 6 या 18, ये तो सही था, गलती कहाँ हो गई, अद्वितीय हल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, और सॉरी ये प्लस का ही 2 रहेगा, क्योंकि ये जब इधर गया था तो ये माइनस का 2 होगा, इधर जाके ये प्लस 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ही 2 रहेगा, ये यहाँ से गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसे अब लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब करते हैं माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 3y 4y 7y, और ये बचेगा फिर 14, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। जब y 2 आ गया, अब इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं, 2x प्लस 3 2 इक्वल्स टू 18, तो 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 18, तो 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 2x इक्वल्स टू 12, और इससे डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6।
तो x की वैल्यू 6 और y की 2। जब भी अद्वितीय हल में पूछेगा तो अद्वितीय हल में आपको वैल्यू निकाल के बतानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई हल नहीं है या आपके अनंत हल हैं तब आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। अब देखो आपको टॉपिक वाइज इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल है। यानी अद्वितीय हल है ये बात हमें पहले से पता है, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें जो कंडीशन लगानी है वो ये होनी चाहिए कि हमारा a1/a2 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए b1/b2 के। क्यों? क्योंकि अद्वितीय हल है, हमें पहले से इस बात का पता है। अब जो इक्वेशन है उनको देखो, आप देखो अगर आप कंपेयर करोगे, देखो 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। क्या है a1 a2 b2 और ये c2? ये सब रियल नंबर्स हैं, यानी x और y के कोएफिशिएंट है, और c1 c2 तो रियल नंबर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं होगा, क्योंकि समीकरण के निकाय के कैसे अद्वितीय हल हैं। तो इसका मतलब 4/2 a1 4 a2 2, ये बराबर नहीं होगा किसके? b1/b2 के, b1 के b2 2। क्यों? क्योंकि ये कोफिशिएंट्स होते हैं। तो k/2, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा? k डज नॉट इक्वल्स टू 4। तो अतः समीकरण का निकाय 4 को छोड़कर k के किसी भी वास्तविक मान के लिए अद्वितीय हल प्रदर्शित करेगा, कहने का मतलब ये है कि आपके k का मान 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 को छोड़कर और कुछ भी वैल्यू है, 4 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू है, तो समीकरण के निकाय का अद्वितीय हल आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, और ये दोनों आए हुए क्वेश्चन ना आपके यूपी बोर्ड में। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये a1, ये b1 और ये c1 विद साइन, साइन माइनस का है, ये a2, ये b2, ये c2 विद साइन। अब देखो क्वेश्चन में हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि a1/a2 बराबर तो होगा है ही नहीं b1/b2 के। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? b1/b2 के। तो यानी k/-5 के। तो k डज नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस 10/3, यानी माइनस 10/3 को छोड़कर किसी भी वास्तविक मान के लिए आपका k कैसे, आपका जो समीकरण का निकाय है वो कैसे हल प्रदर्शित करेगा? अद्वितीय हल प्रदर्शित करेगा। यही बात आपको इधर लिखनी है। तो ये अद्वितीय हल के लिए होगा। एक टाइप के और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ।